हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर जो फिजिक्स का हम सिलेबस कर रहे हैं 10th क्लास का, उसका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी। आज से हम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो लाइट से रिलेटेड मेन फिनोमिना हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन आप सबने 8th क्लास में भी पढ़ा है और बेसिक आप इसके बारे में जानते हैं, तो मैंने डायग्राम बना दिया ताकि फटाफट हम उसको याद कर ले एक बार फिर से। ये क्या है, देखिए, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके दूसरी तरफ क्या है, देखिए, जिस तरह से आप मिरर देखते हैं तो ये फ्रंट साइड है उसकी, जहां फेस देखते हैं वो चीज है। और दूसरी तरफ क्या है, आप उसको दूसरी तरफ कोई इस तरह से कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया होता है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है हमारा, इस तरह से डायग्राम बनाया, यानी ये वाली जो सरफेस होगी अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो हमें पता चल जाता है इससे, इन दोनों का मतलब एक ही है कि कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कौन सी नहीं है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या होगा, देखिए कि जब लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये क्या है, देखिए, जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंस हो रहा है उसके ऊपर नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। आप इसको क्या बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी इसके ऊपर लाइट रे है, इंसिडेंट हो रही है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल के लिए दूसरा वर्ड आप ज्यादा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब सेम है दोनों का। ये क्या कहलाता है, जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल बनता है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से नॉर्मल का जो रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेसिक बातें आप सब जानते हैं। कभी कभी गलती आप क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप हमेशा याद रखिए। और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसके साथ मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल के अकॉर्डिंग। नॉर्मल के साथ इनको मेजर किया जाता है कि नॉर्मल से कितना एंगल इनका बनता है। तो दो लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, कि एक तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल। दूसरा क्या लॉ है, तीन चीजें होगी आपके पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां ड्रॉ कर रखा आपने, इससे मतलब होता है जिस पॉइंट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यानी नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीन चीजें होगी ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों का प्लेन क्या होता है, एक होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, बोर्ड के प्लेन में आपने बना रखे हैं, रिफ्लेक्टेड रे किधर भी चली जाए, ऐसे नहीं। तीनों चीजें एक ही प्लेन के अंदर हमेशा होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा था जो आपने 8th क्लास तक पढ़ रखा है और 9th में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। 8th के जो एक आपने लाइट का चैप्टर किया है उसके अंदर आपने इसको पढ़ा है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा जो चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो ये आप उतार सकते हैं। अब हम मेन यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब नई हेडिंग आप डाल लीजिए, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिलेटेड डेफिनेशंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, जो आप अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, उसकी सरफेस हमेशा क्या होती है, प्लेन होती है। अब आप देखिए, कभी घर में जो आपके पास स्पून है उसमें अपना फेस देखकर देखना, हम बनाएंगे इमेजेस कैसे कैसे फेस दिखता है, वो है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले कैसे समझाते हैं, मान लीजिए ऐसा एक स्फीयर है आपके पास, तो स्फेरिकल मिरर को समझाने के लिए मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है, तभी इनको क्या नाम देते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, देखो ये पार्ट इस तरह से, तो इसमें दो तरह के आपको मिरर देखने को मिलेंगे, एक कॉनकेव मिरर होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, देखिए मैं भी आपको समझाता हूं। कॉनकेव मिरर क्या होगा, ये यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि कौन सी वाली है, इनसाइड वाली, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो वो क्या है, कॉनकेव मिरर।
उसी तरह से यदि रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा हो, यदि रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा हो, इसके आउटर वाली सरफेस से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि हो तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से आप समझिए, स्फेरिकल मिरर इनको नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि एक तरह से मैं मान सकते हैं कि ये किसी स्फीयर के कटे हुए पार्ट है, या ऐसा कह दीजिए आप, दूसरे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप इसको फिर से कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्फीयर आपको मिलेगा। तो इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, चाहे इसको कंप्लीट करें चाहे इसको कंप्लीट करें। अब दो सिचुएशन इसमें पॉसिबल है, दो सिचुएशन कौन सी पॉसिबल है, एक तो अंदर वाली साइड से, इनसाइड यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा हो लाइट का, ये लाइट आ रही है और इधर वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो है कॉनकेव मिरर, और आउटर साइड से रिफ्लेक्शन जब हो रहा होता है तो है ये कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखिए, देखो आपसे ये भी पूछे कि आपको इस तरह से बना रखा है ये कौन सा मिरर है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी क्या है, देखिए आप समझिए अच्छे से, बाहर वाली साइड से नहीं अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी कॉनकेव मिरर ही है। पर हम हमेशा क्यों ये ड्राइंग बनाया करेंगे, ये वाला ही क्यों यूज किया करेंगे, क्योंकि हम थ्रू आउट जितना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम एक यूनिफॉर्मिटी डेवलप करने के लिए क्या मानेंगे कि लाइट रे कहां से आ रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड हम जैसे खड़े तो लाइट रे कैसे आ रही है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आएगी तो यहां से रिफ्लेक्शन हो पाएगा। इसमें देखिए अब लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो ड्राइंग नहीं बनेगी, तो केवल इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा कि लाइट किधर से आ रही है, राइट टू लेफ्ट, तो बस उसको हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी के लिए हमेशा सारे डायग्राम के लिए ये मानना है कि लाइट है वो लेफ्ट टू राइट है, समझ गए। इसी तरह से जैसे इसके अंदर आपसे ये पूछे कि इसके अंदर आपसे ये बना दे और आपसे ये कहे कि ये वाला ये कौन सा मिरर है, तो ये भी वही कॉन्वेक्स मिरर ही है। आप ये ध्यान रखिए, बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर वाली, इसके अंदर भी, लेकिन हम यूज कौन सा किया करेंगे, हम यूज ये किया करेंगे, क्यों, क्योंकि वही रीजन जो मैंने आपको बताया कि यदि आप इसको यूज करते हैं और लेफ्ट टू राइट मानते हैं तो इधर से तो रिफ्लेक्शन हो गई। जैसे प्लेन मिरर तो आप सबने देखा ना, ये बैक साइड है, प्लेन मिरर को उल्टा करके देखेंगे तो कुछ नहीं है, वहां तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो आर पार नहीं देख सकते आप उसकी, तो उधर वाली साइड से रिफ्लेक्शन कराना, इधर वाले के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लाइट का प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन मतलब लाइट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, वो आपको राइट टू लेफ्ट मानना पड़ेगा, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो आप समझ गए, ये दोनों में मिटा रहा हूं, आप बनाना चाहें या समझने के लिए बना सकते हैं। तो हम जो यूज किया करेंगे ये कॉनकेव मिरर यूज किया करेंगे और ये कॉन्वेक्स मिरर हम यूज किया करेंगे। और स्फेरिकल मिरर इनको क्यों कहते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हमें ये देखनी है, तो इनके लिए हम वन बाय वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको डिफाइन करते हैं, देखिए चाहे कॉनकेव, सारी डेफिनेशन कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम डिफाइन करेंगे। जो फोकस की डेफिनेशन होगी उसमें थोड़ा डिफरेंटली समझाना पड़ेगा दोनों के अंदर, बाकी सारी जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो एक तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले है पोल। पोल क्या है, देखिए मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिरर का जो मिड पॉइंट है इज नोन एज पोल। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दूसरा आप देखिए क्या है, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, यानी उस स्फीयर का सेंटर, ऐसे स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का सेंटर जिसका ये मिरर एक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कैपिटल सी से। उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये वाली रेडियस, यानी उस स्फीयर की रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है। ऐसा कर दीजिए, इस मिरर को हम कंप्लीट करें, वापिस स्फीयर बनाएं, तो जो रेडियस होगी वो क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट था और ये वाली डिस्टेंस इस तरह से, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिख दीजिए, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर
of which mirror is a part is called सेंटर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इनको हम आगे यूज किया करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इसी तरह से क्या है देखिए, अभी जो मैंने आपको समझा दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का उसी तरह से मतलब क्या होगा, कैसे लिखेंगे आप देखिए, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर of which mirror is a part is called radius of curvature। It is shown by कैपिटल आर। आप ऐसा भी कह सकते थे एक तरह से, ये पोल है इसके लिए लिख देते हैं पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हैं इट इज शोन बाय पी, आप लिख सकते हैं। तो क्या है देखिए इसके अंदर कि आप ऐसा भी कह सकते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर को कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो आप उस तरह से भी कह सकते हैं और ये इस तरह से भी कह सकते हैं। 3 डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई, क्योंकि आप अच्छे से इनको देख लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें 2 चीजें पढ़नी है, मिरर और उसके बाद लेंस। मिरर से हम पूरा रिफ्लेक्शन का पढ़ेंगे पोर्शन, और रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन होगा वो लेंसेज उसके लिए पढ़ेंगे हम। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, इनको सारी डेफिनेशन हम यूज किया करेंगे आगे, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो, तो इसीलिए हमारा ये वीडियो ये रहा है। तो अब देखिए, देखो इसके बाद मैं मिटा रहा हूं इनको, आप लिखिए इनको। तो लिखने के लिए मैंने आपको बताया, जो भी आपको लिखना हो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, ये पूरी लाइन यहाँ इन्फिनिटी तक कह दीजिए चाहे एक तरह से, तो आप इसको क्या बोलेंगे इस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, for the definition, line joining center of curvature C and pole P is known as principal axis। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है, प्रिंसिपल फोकस, और सिंपल इसको क्या बोल देते हैं, फोकस पॉइंट भी इसको बोल देते हैं। तो ये क्या है देखिए, अब देखिए देखो कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद, मैं अभी समझाता हूं आपको, एक कॉमन पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। इस कॉमन पॉइंट को, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं यही डेफिनेशन समझाऊंगा अभी आपको। उसमें ये पॉइंट वर्चुअल होगा, मतलब वर्चुअल होगा, काल्पनिक, रियल में नहीं मिलेगी वहां पर। कॉन्केव के लिए क्या होता है, ये रियल पॉइंट तो वास्तव में मिल रही है, इसीलिए कॉन्केव मिरर को दूसरा क्या नाम देते हैं, क्या कर रहा है देखिए, लाइट रे पैरेलल आ रही थी, उनको मिला रहा है ना, तो कॉन्केव मिरर को एक दूसरा क्या नाम देते हैं, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज कर रहा है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दोनों की मैं एक साथ लिख दूंगा डेफिनेशन, ये उतार लीजिए आप पहले, किसके लिए, कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में और कॉन्वेक्स मिरर के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिख दूंगा देखिए, एक के लिए मैंने आपको समझा दिया, एक के लिए और बता देता हूं मैं आपको।
तो फिर सुनिए कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट रे को क्या कर देता है, एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है ये। और कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें क्या होता है देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर, उसके अंदर क्या होता है देखिए, उसी तरह से ये उसके अंदर जो लाइट रे इस तरह से पैरेलल आएंगी, वो क्या होता है इसके, देखिए अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, क्योंकि ये स्फीयर पूरा इस तरह से बनेगा। तो ये इसमें क्या होगा देखिए, लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी, इधर। इसी तरह से लाइट रे ये आएगी यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वही पोल, ये इधर जाएंगे। तो वास्तव में तो कभी नहीं मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, ये आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये तो उधर जा रही है, ये इधर आ रही है दूर। देखिए इस पर और इस पर कंसंट्रेट कीजिए, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, कभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसा लगता है जब आप इनको इस तरह से इंक्रीज करेंगे पीछे, तो ऐसा लगेगा कि ये इस कॉमन पॉइंट से आ रही हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। एक को एफ लिख देते हैं फोकस पॉइंट, एक में समझाने के लिए, अलग करने के लिए मैंने एफ डैश बोल दिया। तो इसमें ये जो पॉइंट होता है, देखिए अब आपको समझ में आ गया, रियल होता है। इसमें क्या होता है, वर्चुअल, वास्तव में ऐसा नहीं लगता, अपीयर होता है कि क्या है, कि ये जो लाइट, ये की जो रेज है, ये उस पॉइंट से आ रही होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर देंगे, बाकी सारी जो डेफिनेशन बताइए वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या है देखिए, कैसे आप इसको लिखेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। अब इसको कैसे इसको डिफाइन कर देंगे, तो लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through a common point after reflection। किसमें हो रहा है देखिए, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कॉनकेव मिरर के अंदर। तो क्या बताया मैंने, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, इस कॉमन पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, फोकस। और क्या कर देंगे आप बताइए, कमिंग पैरेलल टू, उसी तरह से आप डेफिनेशन लिखेंगे, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज कर दीजिए, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर कमिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये किसमें हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब सुनिए बात ध्यान से, क्या होता है देखिए, दोनों में इतनी बात सेम है, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो इसके अंदर है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है, पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, वास्तव में यहां से पास हो रही है। और इसमें क्या है कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर, क्या लग रहा है ऐसा कि कमिंग फ्रॉम ए कॉमन, कि ऐसा लग रहा है जो वास्तव में नहीं लगे, कि कॉमन पॉइंट से आ रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस कॉमन पॉइंट इज, क्या बोल लिख देंगे वापस को, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से कर दीजिए या एफ डैश से आप कर दीजिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ और एफ डैश। तो ये तो दोनों मिरर साथ पड़ा है, तो एफ और एफ डैश मान लिया, अदरवाइज हम एफ ही इसके लिए नोटेशन यूज किया करेंगे। तो ये बात आप ध्यान से देखेंगे। और इसने जिसे कन्वर्ज किया था, ये क्या कर रहा है देखिए, फैला रहा है ना, तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं देखिए, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर
is also known as डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना, और ये कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा कर देना। तो ये बात आप अच्छे से इसके अंदर समझेंगे। ये आप उतार लीजिए। एक डाउट जो आपका यहाँ पर होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको लगता है सर इसमें भी तो इधर भेज सकते थे, अब आप उतार लीजिए, फिर आगे देखिए मैं कुछ नया आपको बताना चाहता हूँ। तो ये मैं मिटा रहा हूँ उसके अंदर। अब देखिए, देखो आपका डाउट क्या आता है कि जिस तरह से जैसे ये मिरर है, हमने इसको ये दोबारा बना रहा हूं इसी को कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कि ये जो रे पैरेलल है हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, डायग्राम तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, ये और ये तो इधर, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका भी तो फोकस इधर हो सकता है ना। कॉन्वेक्स के लिए हमने डायग्राम इसको ऊपर ही क्यों भेजा? हम इसको ऐसे भी तो यहां तक तो पता नहीं चला ना, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए आप अच्छे से समझिए इस बात को, ये आपको बहुत काम आएगी। 12th के बच्चे भी नहीं बता पाते हैं कई बार। अब देखिए, देखो इसमें भी समझाता हूँ और उसमें भी समझाता हूँ कि हमेशा रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होना चाहिए ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए इसके अंदर ये क्या बनेगा, देखिए इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल, क्योंकि देखिए आपको ये स्फीयर हमेशा ध्यान रखिए, स्फीयर है, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे नॉर्मल पूछे तो आप क्या करोगे, इसको टेंजेंट बनाओगे, फिर नॉर्मल बनाओगे ना, ये रेडियल वाली डायरेक्शन, ये हमेशा टेंजेंट वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये होता है नॉर्मल, यानी किसी भी पॉइंट पर आपसे नॉर्मल पूछे स्फीयर के, तो इसका मतलब आप उसको सेंटर से मिला दो। इस पॉइंट पर पूछे ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पर पूछे तो ये नॉर्मल है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। इसी तरह से सेंट्री तो है, ये स्फीयर है एक तरह से, तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ये बनेगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा। इधर ध्यान से देखिए, अब इधर इस पर कंसेंट्रेट कीजिए। अब आपका इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल कैसे बनेगा बताइए? नॉर्मल आपका कैसे बनेगा? ये बनेगा नॉर्मल, तो ये बन रहा है। तो अब जो रे आ रही है नॉर्मल तो उधर रहेगा, ऐसे तो नहीं कर सकता जैसे शुरू में हमने डायग्राम बनाई, इधर नॉर्मल है, रे इधर से आए और इधर ही चली जाए, ऐसा तो नहीं होगा, इधर ही तो नहीं जाएगी ना, नॉर्मल के दूसरी तरफ जाती है ना, और उतने एंगल पर जाती है जितने पर आती है। तो ये ध्यान रखिए, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पर यहां आ रही है, तो जितने एंगल के ऊपर आ रही है उतने पर ही जाएगी उधर, ऐसे नहीं कि इधर आ रही है इधर ही चली जाए। तो आप समझ गए ना क्यों नहीं हो सकता, इधर आकर इधर क्यों नहीं जा सकती। ऐसा नॉर्मल बनाकर आपको समझना है कि नॉर्मल उधर जा रहा है तो यहां से ये आएगी तो इधर नहीं जा सकती है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें फॉलो करना है। ऐसा नहीं मन मर्जी से डायग्राम बना देंगे, बहुत सारे ऐसे डायग्राम इस चैप्टर में रहेंगे, तो ध्यान से आप साथ साथ इनको देखिए। तो ये हो गया इसके अंदर। अब देखिए आप एक दो और डेफिनेशन रही है छोटी छोटी, क्या है एक इसके बाद डेफिनेशन, फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट आप इसको नंबर दे देना। तो फोकल लेंथ सिंपली क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, capital F is known as focal length। ये होती है फोकल। क्या बताया मैंने आपको कि ये पोल है और ये F, इसमें F डैश कह दीजिए या वहां का तो F कह दीजिए, जब कॉनकेव मिरर बताया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि कॉनकेव मिरर तो कैपिटल F लिखना है और यदि कॉन्वेक्स है तो F डैश लिखना है। तो कोई भी आप इंटरचेंज करके कैसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इसको किससे शो करते हैं? इट इज शोन बाई स्मॉल एफ। तो दो चीजें हो गई, देखिए आप, जो फोकल लेंथ है उसको स्मॉल एफ से, और जो प्रिंसिपल फोकस है उसको कैपिटल एफ से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। एक और डेफिनेशन आती है एपिचर। एपिचर किसको कहते हैं? देखिए अभी मैं मिटा रहा हूं सारी चीजें ताकि हम कंसेंट्रेट कर सकें। एपिचर किसको कहते हैं? ये मिरर है, मान लीजिए जैसे ये कॉनकेव मिरर है ये, तो इसका जो लीनियर साइज होगा, लीनियर साइज का मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? एपिचर। तो एपिचर क्या है? देखिए लीनियर साइज ऑफ ए मिरर is known as its aperture। तो
तो ये सारी बातें हमने किसके रिस्पेक्ट में देखी, मिरर के रिस्पेक्ट में देखी हमने डेफिनेशंस। एक छोटा सा एक टॉपिक हमें और बताना है इसी के अंदर कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर और स्मॉल एफ फोकल है। फिर से याद कर लीजिए, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको मैं याद दिलाने के लिए बना रहा हूं। इस तरह से आपने किया था, ये क्या है, इस कॉमन पॉइंट से जा रही है ये रे रिफ्लेक्शन के बाद, इधर से ये आ रहा था, देखिए ये, तो ये क्या था, फोकस पॉइंट एफ, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी एफ, और ये क्या है सी, ये कितना बनेगी। ये सारी चीजें मैं अभी तो इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये पोल है पी, अब सारी चीज याद हो जानी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ है ना। तो क्या लिख देंगे आप, हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हम फॉर्मूला 12 में ड्राइव करेंगे तो आपको और भी समझाएगा। फॉर मिरर किसके लिए वैसे से एप्लीकेबल होता है, जो ऐसे मिरर जिनका एपर्चर क्या हो, स्मॉल हो, हैविंग स्मॉल एपर्चर, R इज इक्वल टू 2f। तो हम उनके लिए ही पढ़ेंगे, आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो जिन मिरर का ये साइज, लीनियर साइज स्मॉल होता है, तो उनके लिए ही क्यों होता है, और ये सब चीजें हम देखेंगे 12th क्लास में डेरिवेशन। अभी आपकी इतना लेंथ नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ये वाली चीज एग्जैक्ट वैलिड है, एपर्चर स्मॉल होना, छोटा मिरर होना, मिरर का साइज छोटा होना, एक तरह से एपर्चर उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है मिरर के। तो क्या होता है, देखिए कि जो स्मॉल एपर्चर होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो फोकस पॉइंट होता है वो पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में होता है, एकदम बीच में हो गया ना, क्योंकि जो ये आर है वो इस एफ की क्या है, डबल है, तो ये पॉइंट जस्ट एकदम मिड के अंदर आएगा, एकदम बीच के अंदर पॉइंट आएगा। तो ये सारी डेफिनेशंस थी, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो में इनकी सीधे जरूरत होगी हमें। तो पहले से आपको पता होगा तो आगे की वीडियो समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आप मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।